दरअसल अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसके टेस्ट पेपर नंबर 40 यानी कि 40 नंबर का जो टेस्ट पेपर है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। पहले के जो 39 टेस्ट पेपर हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, जिसमें प्रत्येक टेस्ट पेपर ने अपन ने 75 क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, तो उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो देखिए मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी के युद्ध को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। इसके अलावा जो हल्दीघाटी का युद्ध है इसको गोगुंदा का युद्ध है वो किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोगुंदा का युद्ध है वो इसको बदायूनी के द्वारा कहा गया था। देखिए बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। इसके अलावा एक एग्जाम में नाम आता है खमनोर का युद्ध। तो जो हल्दीघाटी का युद्ध है उसको खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था, इसलिए अबुल फजल भी नाम याद रखना। इसके अलावा एक एग्जाम में आता है जो हल्दीघाटी की युद्ध है उसको अनिर्णित युद्ध है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो गोपीनाथ जो शर्मा है उसके द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा गया था। मेवाड़ की थर्मोपोली किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। हल्दीघाटी के युद्ध को बनास युद्ध के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो आपको साथ में शेयर करना जरूरी है। वैसे हल्दीघाटी के युद्ध में और महाराणा प्रताप से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ से आप महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में, इसके उपनाम के बारे में, महाराणा प्रताप के उपनाम के बारे में, तो वो आप कंप्लीट वहाँ पर देख लेना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आबू के अतिरिक्त किस क्षेत्र में परमारों के शासन का उल्लेख प्राप्त होता है? तो देखिए ये जालोर में, वागड़ में और मालवा में सभी जगह पर आबू के अतिरिक्त जो परमार वंश का शासन था वो विद्यमान था, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा महाद्वीप 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के लिए विख्यात है? तो देखिए यूरोप महाद्वीप है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई जो औद्योगिक क्रांति है उसके लिए जाना जाता है। इन क्रांतियों ने ही यूरोप को अफ्रीका व एशिया में औपनिवेशिक जो साम्राज्यवाद है उसके लिए प्रेरित किया था। तो यूरोप महाद्वीप क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए सूची फर्स्ट इनमें आपको पंथ और संप्रदाय दे रखा है और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है ये आपको दे रखा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो विश्नोई संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है मुकाम तालवा बीकानेर के अंतर्गत। उसके बाद में दादू पंथ, तो दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर के अंतर्गत है। चरणदासी पंथ की है दिल्ली के अंतर्गत और जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी गाढ़ा डीडवाना नागौर के अंतर्गत है। तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें 1, 4, 2 और 3 ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 4, 2, 3 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुरातात्विक स्थल दे रखा है नौहै। तो नौहै भरतपुर में आप सभी को पता होगा। नौहै राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नौहै कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। नौहै स्थान पर खुदाई की गई जिसमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का संबंध है वो निम्न में से कौन से युद्ध से है? तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए आम बात है ये, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का संबंध है वो तराइन के युद्ध से है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, इसलिए तराइन का युद्ध क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेड टोंक के विषय में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो रेड टोंक के विषय में आपको 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो इस गांव में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं रेड टोंक के अंतर्गत। यहाँ खुदाई की गई जिसमें चांदी की सैकड़ों आहत मुद्राएं, पंचमारक सिक्के हैं वो मिली हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन है वो इसके अंतर्गत रेड टोंक के बारे में सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन जो 4th है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, अलवर में मेव आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो अलवर में जो मेव आंदोलन है 1932 ईस्वी में ये प्रारंभ
हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो कादियानी आंदोलन है वो अहमदिया आंदोलन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना की बात करें तो मिर्ज़ा गुलाब अहमद के द्वारा 19वीं सदी के अंत में पंजाब में कादियानी में इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अछूतों को हरिजन नाम है वो किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट दे रखा है पारसी समाज के प्रमुख सुधारक कौन थे। तो देखिए इसमें निरोजी जो फरदीन है, सोराबजी बंगाली और दादा भाई नौरोजी, ये सभी पारसी समाज के प्रमुख समाज सुधारक हैं। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इनकी स्थापना 1885 के अंतर्गत की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्वतंत्रता काल में उपजे किस आंदोलन का संबंध है वो सिख धर्म से था। तो देखिए निरंकारी आंदोलन है, अकाली आंदोलन और नामधारी आंदोलन, इन तीनों आंदोलन का जो संबंध है वो सिख धर्म से ही था, इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है उपरोक्त सभी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो कब पारित किया गया था। तो ये 1878 के अंतर्गत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता है वो कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है मानव कर्ण के किस भाग को पिन्ना कहते हैं। तो ये बाह्य कर्ण जो होता है उस भाग को पिन्ना के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेत्र गोलक की भित्ति में कितने स्तर होते हैं। तो देखिए इसमें कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर इसमें होते हैं। एक होता है श्वेत पटल, एक रक्तक पटल और एक दृष्टि पटल। तो नेत्र गोलक की भित्ति के अंतर्गत 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से एक कोशिकीय जंतु कौन सा है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय जंतु होता है। अंगरहित जीव कौन कौन से हैं, अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि किस प्रकार के जंतु हैं। तो ये ऑर्थोपोडा जो किस्म है उसके जंतु हैं, ऑर्थोपोडा प्रजाति के, इसलिए मक्खी, मच्छर और बिच्छू कौन सी प्रजाति के जंतु हैं, ऑर्थोपोडा जंतु हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रोफेसर जो दयानंद शर्मा है उसको भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो अवशेषी अंग हैं वो कौन से हैं। तो देखिए पुच्छ दंड, निमेशक पटल और अक्ल दाढ़। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो थाइमोसिन हार्मोन है वो नष्ट करने वाला। ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का जो संबंध है वो स्वतंत्रता के अधिकार से ही संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें राष्ट्रपति के बनने के लिए कौन सी योग्यता है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए भारत का नागरिक तो वो बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा देखिए और कौन कौन सी योग्यताएं दे रखी हैं, जिसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है वो रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दे रखा है 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये योग्यता है वो राष्ट्रपति के लिए नहीं होती है। लाभ के पद पर नहीं हो ये भी होती है। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यपालिका जो शक्ति है वो निहित होती है। तो किसके अंतर्गत होती है, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। नेक्स्ट है देश में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब घोषित किया गया था। तो ये 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति है उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन से हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी किया गया था, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और
12वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार वो संभाला था। नेक्स्ट आपको दे रखा है अलवर राज्य के उत्तरी भाग का प्रचलित नाम कौन सा है? तो अलवर को कुरुक्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, उत्तरी भाग को। नेक्स्ट आपको दे रखा है भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऊपरमाल के पठार के नाम से जानते हैं। ऊपरमाल क्या है? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है वल्लभ प्रदेश राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम है? तो जैसलमेर को वल्लभ प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाबाई क्या है? तो बाबाई क्या है? पहाड़ी का नाम है बाबाई। झुंझुनू जिले की जो पहाड़ियां हैं उसको किस नाम से जानते हैं? बाबाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पाली किस नदी के ऊपर बसा हुआ नगर है? तो पाली है वो बांडी नदी के ऊपर बसा हुआ नगर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का पहला हाईटेक जिला सीकर का जो खंडेला तहसील है वहां पर ये कांतली नदी है वो पहले के ज़माने में इसका प्रवाह क्षेत्र था और चूरू सीमा से पहले ये विलुप्त हो जाती थी। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी का जो सीकर चूरू झुंझुनू है उसको शेखावाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है मई 2018 में रेलवे द्वारा किए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है वो किसे घोषित किया गया है? तो कानपुर रेलवे स्टेशन को मई 2018 में सर्वे किया गया था, उसमें सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है वो कानपुर रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2018 में ESPN द्वारा जारी फेम 100 सूची में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है इसमें भारतीय खिलाड़ियों की संख्या। देखिए सूची में 11 भारतीय खिलाड़ियों में 9 क्रिकेटर खेमे से बिलोंग करते हैं। सूची में विराट कोहली हैं वो इसमें 11वें स्थान पर हैं और महेंद्र सिंह धोनी है वो इसमें इस सूची में ओवरऑल सूची में 20वें स्थान के ऊपर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला गोडावण प्रजनन सेंटर है वो कौन से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य में ये स्थापित किया जा रहा है और गोडावण पक्षी है वो राजस्थान में जैसलमेर का जो वुड फॉसिल पार्क है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दुष्कर्म पर मृत्युदंड के अध्यादेश को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो ये 22 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म पर मृत्युदंड देने का जो कानून है वो पारित किया गया था। ये एक बहुत ही अच्छा अध्यादेश है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया गया था? तो देखिए ये लाया गया था दीपक मिश्रा के द्वारा। दीपक मिश्रा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है वर्ष 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म भूषण से पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। कपिल देव के बाद में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो महेंद्र सिंह धोनी है वो दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की उपराज्यपाल के वेतन और भत्ते में संशोधन की मंजूरी है वो कब प्रदान की गई थी? तो देखिए 11 अप्रैल 2018 को ये मंजूरी है वो प्रदान की गई थी। संशोधन के तहत उपराज्यपाल के संशोधित वेतन व भत्ते 80,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर इसको 2.25 लाख रुपए है वो कर दिया था। नेक्स्ट आपको देखा है ज्ञानवाणी क्या है? तो देखिए ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक रेडियो FM चैनल है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है ज्ञान दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण कितने घंटों के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये 24 घंटे है। ज्ञान दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण 24 घंटे किया जाता है। नेक्स्ट है गेट जल द्वारा शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में वितरित किया गया है? तो देखिए 2 भागों में इसको वितरित किया गया है। नेक्स्ट है प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन का जो हृदय है वो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? तो 3 बैठकें होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है पद सोपान की दृष्टि से विद्यालय प्रबंध संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो ये संस्था प्रधान का इसमें सर्वोच्च स्थान होता है। नेक्स्ट है विद्यालय के संबंध में पुस्तकालय है, तो विद्यालय के संबंध में पुस्तकालय क्या है? विद्यालय का हृदय है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट देखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो देखिए कितने वर्ष का होता है? ये 3 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन जो संचालन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो RP है वो इसके प्रबंधन जो समिति है उसके अध्यक्ष
होते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक संस्था के रूप में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कब पंजीकृत हुआ था? तो ये 29 दिसंबर 1973 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो SIERT है वो डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। नीचे दी गई एक आपको श्रृंखला दे रखी है और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए 61, 72, 60, 73, उसके बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और आगे 74 दे रखा है 74। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसके अंदर एकांतर क्रम में ये सीरीज है। देखिए 61 है, उसके बाद में 60 है और उसके बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 59 आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर पूछा होता तो ये 72, 73, फिर 74 और यहाँ पर बाद में क्या आ जाता? ये यहाँ पर आ जाता 75 आ जाता और यहाँ पर कौन सी संख्या आती? 57 आ जाती। तो एकांतर क्रम में ये सीरीज है, इसलिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 59 आएगी और 59 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है? आपका प्रकाश है और ये क्या है? आपकी कल्पिता है। ठीक है, उसके पिता यानी इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के यानी इसके जो पिता हैं उसके इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये पी यहाँ पर स्वयं ही आ गया, प्रकाश यहाँ पर स्वयं ही आ जाता है। और बाद में पूछा है कि कल्पिता का इससे क्या संबंध होगा प्रकाश से? तो वो क्या होगी? उसकी पुत्री हो जाएगी। जो प्रकाश है वो इसका पिता होगा। तो पुत्री आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, किसी साधारण वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होता है? तो देखिए एक साधारण वर्ष होता है, उसमें जनवरी और अक्टूबर है वो उसके दिन है वो समान होते हैं, इसलिए अक्टूबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब इसमें तो जनवरी का पूछा है इसलिए अक्टूबर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन से वर्ष और जो साधारण वर्ष है उसमें कौन कौन से महीने होते हैं जिनके दिन है वो समान होते हैं। तो देखिए जनवरी का तो अक्टूबर इसमें आ गया। उसके बाद में एक आता है फरवरी, तो फरवरी है और मार्च है और नवंबर है, उसके हैं वो समान होते हैं दिन, या आप नोट डाउन कर सकते हो। एक साधारण वर्ष में आता है अप्रैल, तो अप्रैल और जो जुलाई होते हैं उसके दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। ये तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप जो वर्ष होती है उसके अंतर्गत देखिए जनवरी और अप्रैल और जुलाई इसके जो महीने होते हैं वो समान होते हैं। इसके अलावा फरवरी और अगस्त है उसके समान होते हैं, मार्च और नवंबर के समान होते हैं और सितंबर और दिसंबर के समान होते हैं। साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सितंबर और दिसंबर के जो दिन होते हैं वो तो समान ही होते हैं। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? अक्टूबर होगा। साधारण वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन कौन से महीने के प्रथम दिन के समान होता है? अक्टूबर महीने के प्रथम दिन के समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे घन की माप आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब n क्यूब का मान कितना दे रखा है? आपको 64 दे रखा है। यहाँ से n का मान कितना जाएगा? ये 4 की पावर 3 हो जाएगी, ये n की पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और n का मान कितना जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि n इक्वल टू क्या होता है? बड़े घन की भुजा होती है बटा छोटे घन की भुजा होती है। तो देखिए 16 सेंटीमीटर भुजा का ये घन है, इसका मतलब बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? ये 16 दे रखी है। उसके बाद में छोटे घन की भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है और n का मान कितना आ गया? आपके 4 आ गया। यहाँ से छोटे घन की भुजा आ जाएगी। अब छोटे घन की भुजा तो इधर आ जाएगी और वज्र गुणा करोगे तो ये 4 का मान इसके नीचे आ जाएगा, यानी छोटे घन की भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा मतदाता के रूप में जिनका निबंधन हो गया यानी कि जिसका पंजीकरण हो गया मतदाता के रूप में, वो मत दे सकते हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि काजल जो कि 20 वर्ष पहले पैदा हुई थी मत दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके लिए कौन सी अगली जानकारी है वो आवश्यक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, काजल का जन्मदिन जानना अपने लिए ज़रूरी है क्या? अगर अपन को ये पता करना हो कि काजल है वो मत दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है, या फिर काजल एक मतदाता के रूप में इसका पंजीकरण है या नहीं। अब देखिए ये दो जानकारी आपको दी गई है। अगर काजल का एक मतदाता के रूप में पंजीकरण है तो अपन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि काजल का जो जन्मदिन है वो कब हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि पंजीकरण उनका ही होगा जिनकी 18 वर्ष से अधिक है।
नहीं तो अगर वो 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी इसका मतलब 18 वर्ष से तो अधिक ही है। और अगर उनका काजल एक मतदाता के रूप में उसका निबंधित है या नहीं, अगर ये बात अपन को पता होगी तो ये कन्फर्म अपन को पता चल जाएगा कि वो मत दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। यानी कि दूसरा जो आपको कथन दे रखा है वो सफिशियंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फर्स्ट कथन की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, तो केवल सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो देखने की आपको जरूरत होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों को किया जा सकता है। तो वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध, संक्षिप्त, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रतिशत दंड चित्र है, तो ये क्या होता है एक विमा चित्र होता है। नेक्स्ट दे रखा है समांतर माध्य की विमा अवगुण कमी दोष है, तो देखिए इसमें क्या होगा चरम मूल्यों का प्रभाव, अप्रतिनिधित्व, अवास्तविक, उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रथम यूनानी गणितज्ञ कौन थे, तो यूक्लिड है वो प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे। नेक्स्ट आपको एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स इजल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 एक गुणनखंड हो, तो के का मान आपको इसके अंतर्गत ज्ञात करना है। देखिए आप इसको सोल्व कर लेना, माइनस ए क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है बहुपद फिर से दे रखा है पी एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य अवयव है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा आएगा 3 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। एक इजी सा बहुपद आपको दे रखा है, शून्य अवयव क्या आएगा इसका 3 आएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात 1:3 दे रखा है, आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी की दे रखा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखिए शंकु का आयतन आपको अगर पता है क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो शंकु दे रखे R1 स्क्वायर एच और ये H1 हो जाएगा, और इसलिए दूसरा शंकु की बात करेंगे तो 1/3 पाई बाद में R2 स्क्वायर और ये H2 हो जाएगा। यहाँ से 1/3 पाई 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 ये दोनों आयतनों का अनुपात आ गया। अब आपको यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 दे रखा है, यानी ऊपर तो 3 का स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर, ये तो त्रिज्याओं का स्क्वायर हो गया। ये H1 और ये H2 है, आपको ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दे रखा है, यानी 1 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। तो ऊपर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही है, मल्टीप्लाई क्या है 3 है, यानी 9/3 इनके आयतनों का अनुपात आ गया। यानी कहने का मतलब है 3/1, यानी कि 3:1 क्या होगा इसके आयतनों का अनुपात होगा। 3:1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप ये क्वेश्चन वो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एक व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप में फैलाकर 22 बाई 14 मीटर एक चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2.5 मीटर क्या आएगी एक चबूतरे की ऊंचाई आएगी। नेक्स्ट एक शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई आपको दे रखी है 7 मीटर, आधार का व्यास है वो 12 मीटर दे रखा है। एक आदमी के लिए 33 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, तो उसमें कितने जो आदमी है वो आ सकते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, बता देता हूँ मैं आपको, इसमें फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। शंकु के आधार की त्रिज्या आप क्या मान लेना r मान लेना, इसकी ऊंचाई है वो h होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी है कभी तो l इजक्वल टू क्या होता है √h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, जिसके बारे में भी अपन ने बात की थी। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, जबकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और बाद में नीचे वाला जो आधार वाला जो वर्त है उसका क्षेत्रफल आ जाता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ये शंकु से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनकी मदद से आप ये क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 8 आएगा, 8 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको हिंदी से रिलेटेड दे रखा है यद्यपि शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यदि धन अपि क्या होता है यद्यपि का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है वो कौन सी है, तो देखिए मैं जाते जाते रुक गया, यही क्या है इसमें सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट दे रखा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, ये क्या है इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो आपको दे रखा है फोर्थ वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है डू यू इमिटेट अदर, एक्टिव वॉइस में है और आपको इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए आप इसमें चेंज करोगे तो देखिए ये क्या आएगा आर बाद में अदर्स आ जाएगा और बीइंग इमिटेटेड बाय यू। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है सी डज नॉट डैश दीज फ्रूट्स, तो देखिए सी डज नॉट लाइक दीज फ्रूट्स क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है आई हैव नॉट डैश स्पेस
कंप्यूटर। तो आई हैव नॉट एनी स्पेस कंप्यूटर। देखिए नेगेटिव वाक्य है और नेगेटिव किसको दर्शाता है, एनी को दर्शाता है हमेशा। तो इसमें एनी क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।